ठीक है, so this is the next section for the exemption of capital gains on transfer of any long-term capital asset and investment in specified bonds. तो इससे पहले हम लोगों ने एग्रीकल्चरल लैंड का भी कर लिया, हम लोगों ने हाउस प्रॉपर्टी का भी कर लिया, हमने आई थिंक जस्ट लेट मी चेक, एक सेकेंड, इससे पहले हमारा ये भी रहता है, राइट, सेक्शन एफ हमने अभी तक हाउस प्रॉपर्टी का कर लिया, हमने एग्रीकल्चरल लैंड का कर लिया, हमने कंपल्सरी एक्विजिशन कर लिया, हमने एडवांस मनी फोरफिटेड कर लिया, राइट. सो now two more important sections are left for claiming the exemptions from capital gains. एक तो आपका section 50. So this is for claiming exemptions from capital gains on transfer of any long-term asset by making investment in residential house property. इससे पहले वाला जो हमने कंसेप्ट किया था, दिस वाज फॉर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से ही जो कैपिटल गेन्स आए हैं उसको हमने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट करके हमने एग्जेम्पशन ले लिया आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से. बट इसमें क्या है, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अपार्ट फ्रॉम योर हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी टू हाउस प्रॉपर्टी ऑलरेडी यू हैव द एग्जेम्पशन. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हाउस प्रॉपर्टी के अलावा यू हैव सर्टेन लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, इट कुड बी एनीथिंग. ठीक है, हम लोगों ने ऑलरेडी हम कंसिडर पढ़ चुके हैं कि व्हाट ऑल आर योर कैपिटल एसेट्स. आपके शेयर्स हो गए, गोल्ड हो गया, आपके बॉन्ड्स हो गए. So any kind of long term asset you have and you have transferred that. ठीक है, so in case you have transferred that you have to calculate your capital gains, but उस calculation में you can get an exemption. How? If you make the investment in residential house property, अगर आप उसको invest कर देते हो तो you will get the exemption. So for this, first is applicability. So this is applicable to individual as well as your HUF. अभी तक हमने जितने भी करे हैं उसमें मोस्टली हमारा इंडिविजुअल एंड एचयूएफ दोनों को ही है, उसके अलावा आपकी और कोई एक्सेसी है उनको अलाउड नहीं है. एग्जेम्पशन क्या है? द कैपिटल गेन अराइजेस फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट नॉट बीइंग अ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी. सो कोई भी आप लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफर कर रहे हो अपार्ट फ्रॉम योर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, सो व्हाटएवर कैपिटल गेन यू हैव गॉट, if you are making an investment in residential house property, provided that there is a condition, okay, so provided that the accessee does not own more than one residential house property except the new house property. इसका मतलब ओनर एक तो उसके पास रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, एक अब एक्वायर करने वाला है, कैसे? बाय मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द ट्रांसफर रिसीट्स ऑफ हिज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट. सो उस अमाउंट से जो भी वो इन्वेस्ट कर रहा है तो मैक्सिमम उसके पास 2 हाउस होने चाहिए. अगर उसके पास एट द टाइम ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट 2 हाउसेस हैं तो वो एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर सकता. ठीक है, सो देयर इज एन कंडीशन अटैच्ड टू दिस एग्जेम्पशन कि मैक्सिमम एक्सेसी के पास 2 हाउस होने चाहिए जिसमें से दूसरा वही हाउस है जिसमें वो इन्वेस्ट करने वाला है. ठीक है, अगर उससे ज्यादा है तो वो नहीं ले सकता एग्जेम्पशन. कंडीशन क्या है अवेल करने की? The accessee has within a period of 1 year before or 2 years after the date on which the transfer took place purchased a residential house property. ये हमने सेम डिस्कस किया हुआ है रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में. सो द कंडीशंस आर सेम. या तो बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर से 1 साल पहले आपने कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद ली है, या फिर ट्रांसफर होने के डेट से 2 साल के अंदर अंदर आपने कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद ली है. तो अगर आपने खरीद ली है तो you can get an exemption under this section. The next condition is the accessee has within a period of 3 years after the date of transfer constructed a residential house in India. So या ये भी सेम है आपकी, या तो आपने परचेज करी या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए टाइम लिमिट है आपकी 3 years कि जो भी आपका डेट ऑफ ट्रांसफर था उससे अगले 3 साल में अगर आपने कोई भी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करी है तो उसका भी अमाउंट यू कैन डिडक्ट. ठीक है, सो उसकी भी एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगी. सो दीज आर द कंडीशंस. देन द कैपिटल गेन्स shall be dealt with in accordance with the following provisions of this section. So first is, if the cost of new asset is not less than the
नेट कंसिडरेशन, इसका मतलब आपका जो कॉस्ट है वो नेट सेल कंसिडरेशन से कम है, तो इस केस में द होल ऑफ दैट कैपिटल गेन विल नॉट बी चार्जेबल अंडर 55, क्योंकि जो आपका कॉस्ट ऑफ न्यू असेट था वो आपके नेट कंसिडरेशन से कम था, तो इस वजह से आपका जितना भी कैपिटल गेन बन रहा था वो सारा का सारा आपका एग्जेम्प्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अगर सॉरी इस केस में आपका जो न्यू एसेट है इट इज मोर देन, इट इज नॉट लेस देन, का मतलब ये है कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट जो न्यू एसेट में है वो आपके नेट कंसिडरेशन से बहुत ज्यादा है तो आपको मैक्सिमम कैपिटल गेन्स ही मिलेगा। जो दूसरी कंडीशन है व्हेन इट इज लेस देन, ओके, कि आपका जो कॉस्ट है वो कम है, तो उस केस में यू हैव टू कैलकुलेट योर एग्जेम्पशन ऑन प्रो रेटा बेसिस, और वो प्रो रेटा क्या होगा, दिस इज द फॉर्मूला, that amount of long term capital gain divided by net sale consideration multiply by amount invested in residential house property। so आप रेशो निकाल लोगे, ठीक है, कि कितना आपका कैपिटल गेन था, परसेंटेज निकालोगे आपकी कैपिटल गेन विद रिस्पेक्ट टू द नेट सेल्स कंसिडरेशन, और जो भी आपकी परसेंटेज आएगी वो यू विल मल्टीप्लाई विद अमाउंट इन्वेस्टेड इन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, क्योंकि इसमें आपका कॉस्ट जो नया था वो आपके सेल जो नेट कंसिडरेशन था उससे कम था, इसका मतलब आपका कैपिटल गेन्स काफी ज्यादा है और आपका जो कॉस्ट है वो कम है, तो उस केस में आप क्या करोगे, आप ये प्रो रेटा के बेसिस पे वैल्यू कैलकुलेट करोगे, ना कि आप एंटायरली पूरे कैपिटल जो भी आपका कैपिटल गेन होगा उसको एग्जेम्प्ट करने के बजाय। तो एवरी टाइम यू हैव टू कंपेयर व्हाट द कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट विद द नेट कंसिडरेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिर्फ आपके दो सेक्शंस हैं जिसमें प्रोरेटा कैलकुलेट होता है, ठीक है, और जिसमें यू हैव टू कंपेयर इट विद योर नेट कंसिडरेशन। नेट कंसिडरेशन क्या होती है, आपकी सेल्स कंसिडरेशन माइनस expenses on transfer equals to your net sales consideration. So when it is more, आपकी जो भी cost of new asset है, when it is more than that, it means the entire capital gains will be exempted. But in case it is less, then you have to calculate your exemption amount using this formula. ठीक है, and this method of exemption will be used for investment in residential house as well as investment in capital gain deposit scheme. This I have already discussed in detail ki instead of buying the property immediately, what the assessee can do, he can make the investment in the capital gain deposit account with your IDBI bank or other nationalized banks, and before filing the return he can invest it and he can make a disclosure in the ITR that he has invested that much amount in that account, so उसकी exemption मिल जाती है। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि अगर आप पीरियड आज है, अगर आपने किया है कुछ ट्रांसफर, तो 3 साल अगर लगेंगे कंस्ट्रक्शन होने में, तो आप ये नहीं वेट करोगे कि जब मेरा 3 साल बाद कंस्ट्रक्शन हो जाएगा उसके बाद मैं एग्जेम्पशन लूंगा। आप क्या करोगे, आप उस अमाउंट को डायरेक्टली कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट में डालकर आप ITR में ये डाल दोगे कि दिस मच अमाउंट आई हैव invested in that account which I will use later on in order to purchase the residential house property or to construct the residential house property। ठीक है, so अगर ऐसा केस होता है तो आपको exemption पूरे अमाउंट की मिल जाती है। So whenever you will receive a question on which the capital asset which is transferred is not a house your residential house property, investment residential house property में हो रही है, तो हमेशा याद रखना कि आपका pro rata concept आ सकता है, ठीक है, कि जिसमें यू हैव टू यूज द फॉर्मूला इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द एग्जेम्पशंस। तो एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ, देयर इज वन मोर थिंग दैट इज योर दिस डिफॉल्ट, अगर आप ये कंडीशंस में डिफॉल्ट कर देते हो तो वट एवर एग्जेम्पशन यू हैव गॉट दैट विल बी टेकन बैक बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटीज, और जिस टाइम आप डिफॉल्ट करोगे उस टाइम फिर से आपका कैलकुलेट होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जिसमें whatever exemption that you have already claimed from the income tax authorities that will be deducted from your cost of acquisition। so वो सिमिलर है जैसा अभी तक हमने किया है, बिल्कुल वैसे ही कि अगर आप डिफॉल्ट कर देते हो, डिफॉल्ट क्या है, आपको जो भी आपकी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है उसको आपको 3 साल अपने पास रखना है, दिस इज द लॉक इन पीरियड। सो अगर आप 3 साल के अंदर अंदर उसके साथ उसको बेच देते हो, फिर से ट्रांसफर कर देते हो, तो उस केस में whatever exemption you have got that will be taken back by your income tax authorities। ठीक है, so let's do this question। Mr. X purchased
1000 shares in Y Limited on August 16, 2002 for rupees 960. ठीक है, it was August 2002 and the next date is May 17, 2004. He gets 500 bonus shares. इसका कोई भी amount नहीं given, cost of acquisition, because we know that bonus shares are always free to the investors. On October 20, 2014, he acquired 1500 right shares for rupees 13,724. ठीक है, तो राइट शेयर्स तो हम खरीदते ही हैं, बस यही होता है कि हमारी मार्केट वैल्यू से कम में मिलते हैं. ठीक है, सो इसने बेसिकली 3 डेट्स पे 3 शेयर्स इसको मिल गए हैं. देन ही सेल्स 3000 नॉन लिस्टेड शेयर्स इन वाई लिमिटेड. नॉन लिस्टेड दिया हुआ है तो वी नो दैट 24 मंथ्स का आपका कंसेप्ट लगेगा, राइट. इमूवेबल प्रॉपर्टीज इन नॉन लिस्टेड शेयर्स पे आप 24 मंथ से चेक करते हो कि वेदर इट इज अ शॉर्ट टर्म और अ कैपिटल लॉन्ग टर्म. On February 12, 2020, he sold these 3000 shares at the rate of rupees 110 per share. Brokerage on sale is your 1%. ठीक है, so 3000 कौन से 1000 plus 500 plus 1500, तो जितने भी शेयर्स वाई लिमिटेड के इसने सारे के सारे बेच दिए. He owes one residential house property. owes लिखा, own है वहां पे, उसको उसके पास एक ही है रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी. इसका मतलब हमारी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है कि एक है और ये दूसरी अब परचेज करने वाला है. ठीक है, सो ही परचेजेस रेजिडेंशियल हाउस ऑन 29th June 2020 for rupees 2,90,000. ठीक है, and now we have to calculate the capital gains for assessment year 2021. ठीक है, so we'll make 3 columns. Why 3 columns? Because there is a different cost of acquisition attached to different assets. So सबसे पहले हमने सेल कंसिडरेशन निकाल लिया. सेल कंसिडरेशन क्या है 110 पर शेयर. ठीक है, सो हमारे ओरिजिनल शेयर्स थे 1000, सो 1000 into 110. उसके बाद हमारे बोनस शेयर्स थे, सो बोनस आपके शेयर्स थे 500, सो 500 into 110. देन राइट शेयर्स थे 1500, वो भी आपने 110 से मल्टीप्लाई कर दिया. सबसे पहले आपकी सेल कंसिडरेशन कैलकुलेट हो गई. और ये आपकी कंडीशन आपको याद होनी चाहिए कि ये वो बेच क्या रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स और खरीद क्या रहा है आपका हाउस प्रॉपर्टी. इसका मतलब आपका 54F आएगा. ठीक है, जो एग्जेम्पशन आप ले सकते हो. तो हमारा ये भी सॉर्टेड हो गया. उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे सेलिंग एक्सपेंसेस. वो क्या है हमारे ब्रोकरेज. ब्रोकरेज कितनी है हमारी 1%. सो आप सब 1% पे इसको माइनस कर दोगे अपनी सेल कंसिडरेशन से. यू विल गेट द नेट सेल कंसिडरेशन. सो आपका नेट सेल कंसिडरेशन आ गया तीनों का. नाउ लेस्ट इज इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. इंडेक्स इसलिए हो रहा है बिकॉज दीज ऑल आर लॉन्ग टर्म, राइट, क्योंकि उसको लास्ट में जो राइट शेयर मिला था वो भी 2014 में मिला था. तो डेफिनेटली आपका टाइम ड्यूरेशन बहुत ज्यादा है, इट इज लॉन्ग टर्म. तो लॉन्ग टर्म के लिए सबसे पहला जो हमारा 1000 शेयर्स थे वो कितने के खरीदे थे 17,967 डिवाइड बाय CII ऑफ द ईयर ऑफ 2002 and 3, राइट. तो 2002 और 3 का CII was 105 मल्टीप्लाई with the CII of the year of transfer. ट्रांसफर किस में हुआ है February 12, 2020, which is your previous year 1920. So this is 289. When you solve this, you will get this amount. That is 49,452. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके बोनस शेयर्स. इट वाज फ्री सो इट इज नील. राइट शेयर्स. राइट शेयर्स कितने के खरीदे थे 13,724. So 13,724. Let me just increase its size. So it is 724 डिवाइड बाई 240. क्योंकि वो कब खरीदे थे 14 में. हाँ, तो इसका 1415 का आपका CII लगेगा, डेट इज 240 एंड यू मल्टीप्लाई विद 289. दिस इज योर CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर. तो आपका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गया 16,526. नाउ यू विल सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. सो व्हेन यू सब्ट्रैक्ट दिस यू विल गेट दिस अमाउंट. ओके, ये दोनों इसको माइनस कर दिया आपने. जस्ट अ मिनट.
ठीक है, तो ये यहाँ पे आपके ब्रैकेट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम निकाल रहे हैं, हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि हमारा जो भी कॉस्ट ऑफ न्यू असेट है, कॉस्ट ऑफ न्यू असेट कितना है, 2,90,000, राइट। 2,90,000 का खरीद रहा है ना वो रेजिडेंशियल हाउस, और आपका नेट सेल कंसिडरेशन क्या है, आप इन तीनों को ऐड करो, इट इज डेफिनेटली हायर। ठीक है, सो ये हायर है, इसका मतलब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रो रेटा के बेसिस पे। अब प्रो रेटा के बेसिस के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालनी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एज अ परसेंटेज ऑफ योर नेट सेल्स कंसिडरेशन। सो हम इंडिविजुअली का निकाल रहे हैं इन ऑर्डर टू गेट द प्रीफरेंसेस, कि किस प्रेफरेंस पे हम पूरा का पूरा इसको सेट ऑफ करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एज अ परसेंटेज ऑफ नेट सेल कंसिडरेशन निकाला है, खाली अभी परसेंटेज निकाली है। सो जब हमने परसेंटेज निकाली है, दैट इज 59,448 divide by your net sales consideration, it is 54.59%, it is 100%, and it is 89.88%. So इस basis पे I have given the ranking of this as 1, the next higher is 2, and the third one. ठीक है, मैंने खाली preferences दे दी है on the basis of the long term capital gains as a percentage of your net sales consideration. अब आती है exemption. सो जो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी मैंने उसको पूरी एग्जेम्पशन दे दी है, दैट इज 54,450 एंटायर फर्स्ट एंड एंटायर सेकंड प्रेफरेंस, क्योंकि अभी भी हमारा अमाउंट कितना रहता है, 2,90,000 का अमाउंट है, राइट, जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उसमें से मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस को पूरा दे दिया, नेक्स्ट सेकंड प्रेफरेंस को भी मैंने पूरा दे दिया। अब भी मेरा अमाउंट कितना बच रहा है, 72,200, क्योंकि मेरी टोटल कितनी थी, लेट मी जस्ट शो यू, मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है नए एसेट में, 2,90,000, उसमें से मैंने माइनस कर दिया 54,450 जो मैंने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस में पूरा एग्जामिशन दे दिया, उसके बाद मेरा बचता है 1,46,824। सॉरी, मैंने कैसे कैलकुलेट किया, 2,90,000 माइनस 54,450 minus 1,46,824। सॉरी, इसमें ये नहीं लेना है, क्योंकि कंसिडरेशन कंपेयर होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना, मैंने गलत ले लिया, आपको यहाँ पे एग्जेम्पशन नहीं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन करना, आपको नेट सेल कंसिडरेशन देखना है, क्योंकि आपका कॉस्ट ऑफ न्यू असेट नेट सेल कंसिडरेशन से कंपेयर होता है। तो इस केस में यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 1,63,350, so 2,90,000 minus 54,450 minus 1,63,350। आपका नेट सेल कंसिडरेशन अभी बचा है 72,200 का। ठीक है, आपको हमेशा कंपेयर करना है अपना कॉस्ट ऑफ न्यू असेट विद द नेट सेल कंसिडरेशन। तो ये जो दोनों थे, ये दोनों को मैंने जितनी एग्जेम्पशन, क्योंकि एज पर माय प्रेफरेंस जितनी उनकी एग्जेम्पशन थी मैंने पूरी की पूरी दे दी है ये नेट सेल कंसिडरेशन यूज करके। बट अभी भी मेरे पास इतना इन्वेस्टमेंट अमाउंट बचा है, क्योंकि 2,90,000 का मैंने दो ही एग्जेम्पशन दे चुकी हूँ मैं, तो अब मेरा इतना बचता है, तो मैं थर्ड वाले के लिए इसी फॉर्मूला से आई कैन कैलकुलेट, that is 59,448 is your long term capital asset, divide by your net sale consideration which is 1,08,900, and the amount of investment which is left after setting of the net sale consideration for your preference 1 and 2 is 72,200. So 39,414 can be your exemption in option 1. So 39,414 will be your exemption under option 1. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। इसमें कंफ्यूजन क्या हो गई थी बस, क्योंकि आपका रूल क्या कहता है कि यू ऑलवेज हैव टू कंपेयर योर कॉस्ट ऑफ असेट विद द नेट सेल कंसिडरेशन। सो जब तक आपका नेट सेल कंसिडरेशन सेट ऑफ नहीं हुआ है, जब तक आप उस पे एज पर योर प्रेफरेंस यू कैन ऐड देम अप,
बट उसके बाद जितना बैलेंस हो जाएगा वो लास्ट प्रेफरेंस पे आप प्रोरेटा के फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लो। क्लियर है सबको? ये आपके बुक में ऐसे ही 4-5 और क्वेश्चंस है, तो दैट यू कैन प्रैक्टिस। ठीक है, एनी डाउट्स टू एनीवन? यस आदित्य, आप ठीक कह रहे हो, इट इज 1,63,500। क्लियर टू एवरीवन? ये थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लिकेटेड ही क्वेश्चन उठाया, आपके थोड़े इजी भी है जी। मैम एक बार फर्स्ट और सेकंड प्रेफरेंस में हमने फुल एग्जेम्पशन क्यों दिया है वो एक्सप्लेन। एग्जेम्पशन कम ही दिया। एक्चुअल में क्या है, आपके यहाँ पे 3 केसेस है। जैसे अगर क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल 4 केसेस हो गए, तो हमने क्या है, सबसे पहले हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एज अ परसेंटेज ऑफ नेट सेल कंसिडरेशन निकाला। आपका फॉर्मूला है ना, जो आप अपने फॉर्मूला में जाओ। सो ये होता है ना आपका अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डिवाइड बाय नेट सेल कंसिडरेशन। ये अभी मैंने कैलकुलेट किया है सिर्फ उसकी परसेंटेज, अभी ये नहीं निकाला मैंने, ठीक है, कि कितना अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है। तो इसके बाद हमारी ऑप्शंस आ गए हैं कि हमारा जो बोनस शेयर था उसमें तो 100% आ रहा है, जितना लॉन्ग टर्म कैपिटल, क्योंकि कोई हमारा कॉस्ट ऑफ न्यू असेट, इसमें कॉस्ट ऑफ असेट था ही नहीं, इसलिए हमारा कम नहीं हो रहा है, फुल 100%। तो मैंने अपनी इसको प्रेफरेंस 1 दे दिया है कि जितना भी एग्जेम्पशन है मैं इसको पूरा एग्जेम्पशन निकाल रही हूँ इसका। ठीक है, अब मेरी आती है सेकेंड एग्जेम्पशन। सेकेंड एग्जेम्पशन में मेरा नेट सेल कंसिडरेशन था 1,63,350, जिसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करके मेरी इतनी एग्जेम्पशन आ रही है। ठीक है, और मेरा केस ये क्या है, सेकेंड। तो पहला मेरा 2,90,000 में से जो मेरी प्रेफरेंस है, ठीक है, बोनस शेयर्स की, उसका मैंने एग्जेम्पशन कितना दे दिया, 54,450, और उसका नेट सेल कंसिडरेशन, बिकॉज every time I have to subtract the net sale consideration from the amount invested in the new property. Exemption नहीं इन्वेस्ट माइनस करनी है, नेट सेल करना है। तो इसमें से मैंने माइनस कर दिया, इसका नेट सेल कंसिडरेशन सेम ही था 54,450। अब मेरे पास स्टिल आई हैव द बैलेंस। नाउ आई विल मूव टू माय सेकंड प्रेफरेंस। ठीक है, मेरी सेकंड प्रेफरेंस थी राइट शेयर्स। राइट शेयर्स पे मेरा नेट सेल कंसिडरेशन कितना था, 1,63,350, और मेरा एग्जेम्पशन कितना मिल रहा है, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग दिस कॉस्ट ऑफ असेट, मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है 1,46,824। इसका मतलब ये भी मैं पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट कर सकती हूँ, क्योंकि अभी भी मैं अपना जो नेट सेल कंसिडरेशन है अगर मैं उसको माइनस करती हूँ तो अभी भी आई हैव बैलेंस। इसका मतलब मेरी पूरी सेकंड प्रेफरेंस का कैपिटल गेन भी पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो सकता है। तो मैंने पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट करा लिया अपनी सेकंड प्रेफरेंस में भी। ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस का भी पूरा करा लिया मैंने, सेकंड प्रेफरेंस का भी पूरा करा लिया मैंने एग्जेम्प्ट, और इन दोनों के नेट सेल कंसिडरेशन माइनस करके अब मेरे पास कितना बच रहा है, 72,200। ठीक है, अब 72,200 मेरा बच रहा है और मेरी नेट सेल कंसिडरेशन ज्यादा है, तो मुझे अब फॉर्मूला फिर से यूज करना पड़ेगा। और जब मैं फॉर्मूला अपना यूज करूंगी तो मेरा फॉर्मूला क्या कहता है, अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन दैट इज 59,448 डिवाइड बाय नेट सेल कंसिडरेशन दैट इज 1,08,900 which is equals to 54.59%. Yeah, I've already calculated. और मल्टीप्लाई विद अमाउंट इन्वेस्टेड इन योर हाउस प्रॉपर्टी। सो अमाउंट जो इन्वेस्टेड है हाउस प्रॉपर्टी वो अब कितनी है, 72,200, क्योंकि इसके अलावा ये दोनों जो है मैं अपने दूसरे प्रेफरेंसेस पे कर चुकी हूँ खत्म। तो अब बस इतना बचा है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे विथ 54.59%, you will get this amount 39,440। ठीक है, तो आपको प्रेफरेंस वाइज यू हैव टू शिफ्ट, but every time you have to compare your cost of new asset with the net sale consideration, not with the exemption. exemption तो आपको पूरी पूरी मिल रही है, इसमें आपको पूरी exemption दिलवा दी है क्योंकि पूरा का पूरा net sale consideration आपका यूज हो गया, बट यहाँ पे पूरा नहीं हो रहा है, यहाँ पे खाली 72,200 बच रहा है हमारे पास, और आपका नेट सेल कंसिडरेशन ज्यादा है, इसीलिए इसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पूरा का पूरा नहीं मिलेगा, उसका कुछ पार्ट ही मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, क्लियर है ना सबको? दिस इज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बट एज पर द गाइडलाइंस ऑफ दिस पेपर दिस सेक्शन इज गिवन दैट वी हैव टू डू द क्वेश्चंस ऑन दैट, बट उसमें लिखा हुआ है कि सेक्शन 54F में सिर्फ सिंपल क्वेश्चंस करने हैं।
डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं करने हैं। तो जितने भी आपके 3-4 क्वेश्चन है बुक में से दैट आर इनफ, और उसमें से मैंने ओनली जो थोड़ा डिफिकल्ट सा लगा था मुझे, मैंने सिर्फ वही कराया है क्लास में। उसके अलावा जितने भी क्वेश्चन है 3-4 वो बहुत ईजी है, तो बस इतना कर लेना, इससे ज्यादा स्टैंडर्ड मत इंक्रीज करना, क्योंकि आपकी गाइडलाइंस में स्पेसिफिकली लिखा है कि ओनली सिंपल क्वेश्चंस आर टू बी डन, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं करने। ठीक है, तो आपकी एग्जामिशन हो गई है। नेक्स्ट section which is left is your section 54 EC. This is exemption of capital gains on transfer of any long-term capital asset and investment in specified bonds. इसका मतलब आप अगर कोई भी ट्रांसफर कर रहे हो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, एंड दैट लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट नीड्स टू बी लैंड और बिल्डिंग और बोथ। ठीक है, लैंड और बिल्डिंग के केस में है, और कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफर के केस में नहीं है। बट आप ट्रांसफर करके अब इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हो, यू आर मेकिंग द इन्वेस्टमेंट इन द स्पेसिफाइड बॉन्ड्स। इससे पहले हम लोग हाउस प्रॉपर्टी में कर रहे थे, अब हम हाउस प्रॉपर्टी में ना करके हम स्पेसिफाइड बॉन्ड्स में कर रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा, एप्लीकेबिलिटी इज नाउ any excessive, even the company and firm can claim the exemption under this section. So it is not just restricted to individual or household, it is available to everyone. ठीक है, so applicability everyone. Type of asset is land or building. It is not important whether it is residential or commercial or whether it's situated in India or not. इससे पहले वाले जो दोनों थे 54F और इससे पहले वाला दोनों के दोनों इसमें इन्वेस्टमेंट जो हाउस प्रॉपर्टी में हो रही है दैट शुड बी सिचुएटेड इन इंडिया। ठीक है, बट इस केस में इट कुड बी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया एज वेल, क्योंकि इसमें आप इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स में कर रहे हो। आप ट्रांसफर कोई सी भी प्रॉपर्टी कर सकते हो, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो बाहर हो, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, चाहे कमर्शियल हो। अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी बेचकर या अपनी लैंड बेचकर अगर आपने कोई भी स्पेसिफाइड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है तो दैट कैन फॉल अंडर दिस सेक्शन। न्यू असेट परचेज, न्यू असेट्स स्पेसिफाइड है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स या फिर आपके रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन के बॉन्ड्स और एनी नोटिफाइड बॉन्ड्स बाय द गवर्नमेंट। सो अगर इन्हीं बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट करते हो which are redeemable after 5 years, it means there is a 5-year lock-in period. If you are making an investment, you have to make sure that they have a lock-in period of 5 years. 5 years से पहले you cannot transfer them, and in case you are transferring them, it means whatever exemption you have got that can be taken back by the government. ठीक है, सो इसका मिनिमम लॉक इन पीरियड आपका 5 years का, आपका हाउस प्रॉपर्टी का यूजुअली 3 years का होता है। ठीक है, द टाइम लिमिट फॉर इन्वेस्टमेंट इन न्यू असेट्स इज 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। इसका मतलब विद इन 6 months यू हैव टू इन्वेस्ट, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कैपिटल अकाउंट डिपॉजिट में भी सबमिट करा सकते हो, इसमें ये ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल। मतलब आपको बॉन्ड्स में ही इन्वेस्टमेंट करनी है, आप ऐसे नहीं कर सकते कि मैं एक अकाउंट में डलवा रहा हूँ एंड लेटर ऑन आई विल मेक द इन्वेस्टमेंट। दिस फ्लेक्सिबिलिटी इज नॉट अवेलेबल अंडर दिस स्कीम। इससे पहले तक थी, तो हमेशा याद रखना पहले तक इसलिए थी क्योंकि टाइम लिमिट बहुत ज्यादा था, it was usually 2 to 3 years, इसलिए that facility was given that you can make an investment in the capital gain deposit account. But in this case the time limit is just 6 months. In this 6 months the government says that you have to make the investment in bonds only, you cannot get the flexibility of depositing that account. ठीक है, so within 6 months investment करनी है। Then next condition is investment. So the investment in specified bond should not exceed 50 lakhs during current as well as succeeding fiscal years. It means for an individual, if he is making the investment, the maximum investment he wants to claim the exemption should be 50 lakhs only. अगर और ज्यादा कर रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट exemption आपकी सिर्फ 50 lakhs तक की मिलेगी। Exemption amount is same your formula, that is amount of long-term capital gains divided by net sale consideration into amount invested in new assets, and this will be applicable only when the amount of new asset, that is the cost of new asset, is less than the net sales consideration. When it is less, it means you have to calculate it on pro rata basis. When it is higher, it means you will get the net sale consideration, or whatever the long term capital gain you are getting, the entire will be exempted. बट अगर वो कम है तो एंटायर तो नहीं होगा exempted, कुछ पार्ट ही होगा, और पार्ट के लिए you can use this formula
and this formula is exactly similar to your section 50F. Now the additional condition is, if new asset is sold within 5 years, then the amount exempted under this section will be taken back and will become long-term capital gain of the year in which the assessee commits the default. And in case ट्रांसफर ना करके उस असेट को गिरवी रखकर अगर कोई लोन लिया है उस पे, तो वो भी अलाउड नहीं है. अगर आप ऐसा कुछ भी करते हो तो वट एवर कैपिटल गेन यू हैव गॉट दैट विल बी टेकन बैक, जो भी एग्जेम्पशन सॉरी आपको मिली है. तो ये क्वेश्चन है, ये बहुत इजी है, मैं जल्दी से करा रही हूँ. सो ऑन January 2, 2020 X sells commercial plot for 91,85,000 और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2004 में खरीदा था 1,05,000 का. Expenses on purchase and transfer is 200, 100 and 200 respectively, and he makes the following investments. ठीक है, सो एक तो उसने NHAI bonds में करी है और एक उसने REC में करी है. तो आपका सेल कंसिडरेशन सिंपल 91,85,000 माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस. तो एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर इज 200 रुपीज. एक्सपेंसेस ऑन परचेज नहीं ले रहे, हम ट्रांसफर ले रहे हैं. 200 माइनस किया आपने, नेट सेल कंसिडरेशन आ गया. नाउ यू विल कैलकुलेट योर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. कितना का खरीदा था? 1,05,000, बट एक्सपेंसेस कितने लगे थे परचेजेस पे? 100 और, तो इसलिए 100 यहाँ पे ऐड होगा. Every time you have to add the expenses on purchases to the cost of acquisition and expenses on transfer to be subtracted from the sale consideration. ये रूल है, हमेशा याद रखना. So यहाँ पे 100 आपने ऐड कर दिया, डिवाइड बाय CII ऑफ योर फाइनेंशियल ईयर 2003 to 4, उसका आ गया आपका 109 मल्टीप्लाई बाय द CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर. ट्रांसफर आपका 1920 में हुआ है तो 289. सो दिस इज योर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. इसके बाद आ गया आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सब्ट्रैक्ट करने के बाद. अब आई आपकी एग्जेम्पशन. तो आपने क्या क्या इन्वेस्टमेंट किया? 46 lakhs और 24 lakhs. When you add them up, it is 70 lakhs. But the maximum exemption you can get is 50 lakhs. So 50 lakhs ही आपकी सब्ट्रैक्ट होगी. इसको माइनस करके this amount is your chargeable to tax. ठीक है, सिंपल है, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट 50 लाख की है तो आपकी इन्वेस्टमेंट चाहे कितने भी लाख की हो, आपको मैक्सिमम जो एग्जेम्पशन है वो खाली 50 लाख का मिल सकता है. सो इन दिस केस 50 lakh is your exempted and this net is your chargeable to tax. अगर किसी को डाउट्स है पूछ लो इन द मीन टाइम, और